तो सारे बच्चे रो रहे थे और वो लोग बोल रहे थे कि मैम आप यहाँ से मत जाइए। वो लोग जाने नहीं दे रहे थे कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग को कौन पढ़ाएगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये तो 7, 8, 9 के बच्चे हैं, इन लोग के अभी पास बहुत वक्त है, तो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपना फ्यूचर देखना चाहिए। और उन बच्चों को मैं छोड़ के चली गई पढ़ने के लिए। और मैंने दिन रात एक के पढ़ाई भी की। मैंने सेल्फ स्टडी ही की क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग कोचिंग कर सकते हैं। जो फैमिली वाले भरोसा करते हैं, मेरे भैया वाले भरोसा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा मेरे गांव वाले मुझ पे करते थे। दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि मैं जिस चीज़ के लिए गई थी वो चीज़ नहीं कर पाई और मैं अपने माँ बाप का सपना भी पूरा नहीं कर पाई। इंटर में टॉपर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ मैं। जॉब नहीं होने का रीज़न मैं खुद को कोसती रहती थी, लेकिन वो रीज़न नहीं था। ये जो सरकार है हमेशा से ठगती आई है बच्चों को, और वो चीज़ हम समझ नहीं पाए थे। झारखंड में पैदा लेना ही एक अभिशाप बन गया है। झारखंड में जो भी बच्चे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, समझो कि वो बेकार कर रहे हैं। उन्हें ये सारी चीज़ों से हट करके किसी मजदूरी के काम में लग जाना चाहिए। और कभी कभी आदमी चाहने के बाद भी लौटना नहीं चाहता है। क्या लौटें, क्या लेकर लौटें, क्या जाके कहें, कैसे कहें, जबकि इन सब की वजह वो नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आप अपनी सहभागिता यहाँ पे दर्ज कराइए। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक बेटी हूँ, एक महिला हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डट के खड़ी हूँ। किसके लिए खड़ी हूँ? खुद के लिए भले ही खड़ी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए भी खड़ी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपने हक़ के लिए यहाँ पे सामने आइए। आप लोग ऐसे घर पे मत रहिए। और मैं कहना चाहूँगी कि आप झारखंड की शेरनियाँ हो। शेरनियाँ घर पे रह के क्या करेगी? अपनी दहाड़ यहाँ आकर के दिखाओ। कल फिर सुबह होगी, एक रात कटेगी, सुबह एक नई उम्मीद के साथ चलती है। आदमी फिर नए सफर पर निकलता है और हर रात की कोई ना कोई सुबह होती है। तो इन लोगों के आंदोलन की, संघर्ष की, सब्र की जो अंधेरी रात है, इसकी भी सुबह होगी। रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूँ। वैसे मैं होटल के कमरे में था, तो हमने कहा कि चलो जरा देख कर के आते हैं कि रात में क्या होता है जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके यहाँ। तो मैं आया तो सब सोने की तैयारी में थे और मीडिया के कुछ कैमरे अभी रह गए थे। और अब रात के 12:30 बज रहे हैं। कैलेंडर की भाषा में कहूँ तो तारीख एक खाना आगे बढ़ गई है, 7 अगस्त हो गई है। और इस लिहाज से इस प्रदर्शन के 14 दिन हो गए हैं। और इस मंच पर ये जो 4-5 लड़के लड़कियां हैं, ये अनशन पर हैं और इनके अनशन के 4 रोज़ हो गए। अभी अबीबा मेरे साथ हैं और अबीबा बोकारो से। मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो जब मुझे लगा कि बात कर लेनी चाहिए तो फिर मैंने कैमरा ऑन करवाया। अबीबा बोकारो की हैं, बोकारो के एक गाँव की हैं। बोकारो में रह कर के तैयारी भी की उन्होंने, लेकिन बार बार जो है नाकामी हाथ लगी, निराशा हाथ लगी। बावजूद इसके कि अपने आप को मानते हैं कि मेरिटोरियस हैं और जो एग्ज़ाम्स होते हैं पीसीएस वाले और एसएससी वाले, उनको क्वालिफाई करने और नौकरी हासिल करने की योग्यता इनके पास है। अब आप प्रदर्शन के साथ हैं, अनशन पर हैं और सरकार से एक लड़ाई ठनी है कि आप हमारी तीनों मांगों को मान लो। मांगे तो आप जानते ही हैं। अबीबा, तबीयत कैसी लग रही है? जी ठीक ही ठाक हूँ, थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। शाम को तो मुझे चक्कर भी आ रहे थे बड़ी, पहले से थोड़ा बेटर हूँ अभी। डॉक्टर तो आते होंगे ना चेक करने के लिए? डॉक्टर आए, चेकअप करके गए। उन्होंने बोला कि पहले से लो हो गई हो, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि पानी पियो, पानी नहीं पी रही हो। तो मैंने बोला नहीं पीऊँगी पानी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो, अन्न त्यागी हो, अन्न त्याग के रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, सपोर्ट में हैं, लेकिन जल मत त्यागो, पानी पियो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया।
आपके अलावा आपके भाई बहन भी यहाँ प्रोटेस्ट में हैं? जी बिल्कुल, मेरे भैया लोग हैं यहाँ पे, मैं भी हूँ, मेरी एक बहन भी है। हम लोग यहाँ पे 4 लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में हैं, और कहीं ना कहीं सब हम लोग यहाँ चारों उस चीज़ से जूझ रहे हैं। चारों पढ़ रहे हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, पढ़ते भी हैं, और इस तरह का जो सारे अभ्यर्थी झेल रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने भी झेली है, मेरे भैया ने भी झेली है, मेरी बहन भी झेल रही है। सब इस चीज़ से हम लोग पीड़ित हैं। और ये क्या है जो झेलना है, वो क्या है, कैसी पीड़ा है ये? देखिए, ये हमारी जो पीड़ा है ना, बहुत ही दर्द भरी है, क्योंकि आप दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हो, सुबह ही भोरे उठ जाते हो, जहाँ पे सारे लोग सन्नाटे में रहते हैं, सोए रहते हैं, वो लोग नींद में खोए रहते हैं, लेकिन उस वक्त आप उठते हो, अपने आँखों को मलते हो, मुंह धोते हो, और फिर जा कर के बैठ जाते हो टेबल पे पढ़ने के लिए। और इतनी मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद आपसे आपका हक छीन लिया जाता है। आपको जो अवसर मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाता है, अधिकारों का हनन कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत बात है कि बच्चे बहुत उम्मीद से प्रिपरेशन करते हैं, और ये सिर्फ बच्चों का सपना नहीं होता है। इनफैक्ट मैं अपना बताऊं, मेरा जो सपना है वो सिर्फ मेरा सपना नहीं है, मेरे भैया का भी सपना है, मेरे माँ बाप का सपना है। तो मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा सपने देखे मुझे लेकर के कि हाँ, पढ़ लिख के कुछ बनेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन इतने साल हो गए हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ भी ऐसा किया हो जो वो प्राउड फील करें कि हाँ, इसने पढ़ लिख करके जॉब ले लिया हो। तो वो चीज़ मुझे अंदर से बहुत कचोटती है, बहुत ही खलती है, बहुत ज़्यादा खलती है कि मैंने इतना साल हो गया और मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं किया। आखिर क्या मेरे में क्या कमी रह गई थी? जब भी मैं एग्ज़ाम लिखती थी तो अगर किसी कम मार्क्स से मैं अगर पीछे रह जाती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि मेरे मेहनत में कमी रही होगी, मैंने अपना 100% नहीं दिया होगा नेक्स्ट टाइम। फिर उसी जज्बे के साथ फिर से पैसेंस और धैर्य रख के फिर से मैं आगे बढ़ती थी और प्रिपरेशन करती थी, लेकिन फिर से वही तमाचा मुंह पे लगता था। तो उस वक्त तो चीज़ें समझ नहीं है, उस वक्त मैं अपने आप को कोसती रहती थी कि मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, मैं नहीं सक रही हूँ, शायद मेरे में काबिलियत है ही नहीं वो चीज़ें। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे जानी कि सरकार किस तरह से सीटों को बेच रही है, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से जेन्युइन बच्चों का हो नहीं पा रहा है, तो मेरा कहाँ से होगा? क्योंकि मैं अपने इंटर में टॉपर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में, और मैं शुरू से पढ़ाई में रही हूँ बहुत अच्छी। इवन देन मेरा जॉब नहीं हो पा रहा है, तो मुझे फिर भी डाउट होता था कि मैं पढ़ने में तो इतनी अच्छी थी, तो क्या मैं अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्या हो गया है? लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे सिस्टम ही ख़राब था, खोखला था यहाँ पे सिस्टम, जिसकी वजह से जॉब नहीं हो पा रही है। और ये चीज़ें सारे बच्चों के साथ हैं। मैं बता दूँ कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, सुरजुडी मेरे गांव का नाम है, कसमार प्रखंड में पड़ता है। वहाँ से एक उम्मीद लेकर के मैं शहर गई थी बोकारो पढ़ने के लिए, और जब मैं जा रही थी ना, उससे पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चे 7, 8, 9, 10 के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। और जब मैं यहाँ से जा रही थी तो बच्चे बहुत रोने लगे थे, सारे बच्चे रो रहे थे, और वो लोग बोल रहे थे कि मैम आप यहाँ से मत जाइए। वो लोग जाने नहीं दे रहे थे कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग को कौन पढ़ाएगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये तो 7, 8, 9 के बच्चे हैं, इन लोग के अभी पास बहुत वक्त है, तो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपना फ्यूचर देखना चाहिए। और उन बच्चों को मैं छोड़ के चली गई पढ़ने के लिए, और मैंने दिन रात एक के पढ़ाई भी की, मैंने सेल्फ स्टडी ही की, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग कोचिंग कर सकते हैं, नहीं था पैसा। तो मैंने सेल्फ स्टडी शुरू से की है, कभी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। लेकिन इवन देन जॉब नहीं होने का रीज़न मैं खुद को कोसती रहती थी, लेकिन वो रीज़न नहीं था। ये जो सरकार है हमेशा से ठगती आई है बच्चों को, और वो चीज़ हम समझ नहीं पाए थे। एक उम्मीद लेकर के गांव से मैं निकली थी, गांव के रास्ते से मैं शहर गई, लेकिन मुझे फिर शहर से लौट करके वापस गांव आना पड़ा। तो ये चीज़ बहुत दिल से कचोटती है, दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि
मैं जिस चीज़ के लिए गई थी वो चीज़ नहीं कर पाई, और मैं अपने माँ बाप का सपना भी पूरा नहीं कर पाई जो जो सपना वो लोग देखे थे। एक बच्ची, एक लड़की जब घर से निकलती है तो बहुत सारे विपरीत हालात से वो लड़के निकलती है। माँ बाप जब उसको घर के चौखट से बाहर करियर बनाने के लिए भेजते हैं तो बहुत उम्मीद से भेजते हैं और अपना बहुत कुछ काट करके भेजते हैं, और उसको बहुत भरोसा होता है कि जब मैं अपने गांव, जैसे गांव से हबीबा हैं, लौटूंगी तो हाथ में कामयाबी का परचम होगा। मेरे गांव के लोग, मेरा परिवार मुझसे जो उम्मीद करता रहा है वो उम्मीद हमारी पूरी होगी। लेकिन बार बार उम्मीदें टूटती हैं, इसलिए नहीं कि आप मेरिटोरियस नहीं हो, इसलिए कि जो व्यवस्था आपका इम्तिहान ले रही है बहुत खोटी है, बहुत खोखली है, बहुत धांधली से भरी हुई है। कैसे अभी वो पता चलता है कि धांधलियाँ बहुत होती हैं? जी, सारा कुछ तो पता चल ही गया। पहले तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता होती थी, क्योंकि मैं बस पढ़ने में रहती थी। क्या कुछ हो रहा है उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि फ़ोन भी नहीं रहता था, तो सोशल मीडिया से मैं उतना कनेक्टेड नहीं रहती थी। बस मैं किताबों में रहती थी, किताबों की दुनिया में बस मैं पढ़ती रहती थी। फिर भैया लोग जब जॉब वगैरह निकाले, भैया का जब जॉब हुआ तो जॉब होने से पहले 5 सालों तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, झेलना पड़ा। जब ये सरकार आई थी तो उस जॉब को ये देना नहीं चाह रही थी कि ये तो बीजेपी का पाप है, हम क्यों देंगे, वो नहीं देना चाहते। फिर भैया ने लड़ा और लड़ करके जॉब लिया और सारे बच्चों को जॉब भी दिलाया। 3000 कैंडिडेट्स थे, सबका जॉब भी हुआ और उसमें मैं भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरी एज एलिजिबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन उसमें अभी भी चांसेस हैं कि अभी तक से थर्ड लिस्ट आया नहीं है। थर्ड लिस्ट आने का मैं वेट कर रही हूँ इतने दिनों से, 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक से थर्ड लिस्ट नहीं आया है। ये देरी लगातार होती रहती है? जी, बहुत देरी होती है। एक एग्ज़ाम के लिए सोचो ना कि 6-7 साल तक लग जा रहा है, और उसमें भी आप उसको वो पोस्ट मिलेगी कि भी नहीं, ये भी नहीं पता होता है। यहाँ जैसे कई लोगों से मैं मिला तो वो कहते हैं कि यहाँ तो लोग घूमते रहते हैं कि पैसा लाओ, नौकरी ले लो, एग्ज़ाम दे दी हो। तो हाँ, ऐसा आपके साथ कभी अनुभव रहा है? जी, मेरे साथ नहीं रहा है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। हालांकि दोस्तों के साथ हुआ है, दोस्त बताते थे, तो वो लोग मुझसे पूछते थे कि तुमको करना है क्या, बट फिर भी वो लोग ऐसे ही पूछते थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये तो दे नहीं पाएगी उतना पैसा। और मेरे अंदर एक सच्ची निष्ठा है, सच्ची भावना है। मैं पैसा दे करके कभी जॉब नहीं लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं। मुझे ऐसा जॉब चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं अगर इस तरह से जॉब भी करूँगी ना, तो जब मैं अपनी ड्यूटी में रहूँगी ना, मैं कभी खुद पे गर्व महसूस नहीं कर पाऊँगी, कभी महसूस नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मुझे ऐसा जॉब चाहिए ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिस्टम में सुधार हो। ये जो एजुकेशन सिस्टम इतना खोखला हो चुका है, उस चीज़ में अच्छे से सुधार हो, ताकि बच्चों का, जेन्युइन स्टूडेंट्स का यहाँ पे जॉब हो, और प्राउडली फीलिंग के साथ मैं कह सकूँ कि हाँ, मैंने खुद के दम पे ये जॉब लिया है। ऐसा जॉब नहीं चाहिए जैसा जिस तरह से लोग यहाँ पे पैसे दे करके ले लेते हैं। पैसे दे करके ले रहे हो यानी कि तुम में वो काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी उस पोजीशन में तुम जा रहे हो, तो तुम देश का क्या विकास करोगे, राज्य का क्या विकास करोगे? जिसके पास वो काबिलियत होगी वही राज्य का विकास कर पाएगा। और सर, जिसके पास काबिलियत है वो बच्चे आज यहाँ पे भटक रहे हैं। ये बच्चे जो हैं बैठे हुए, ईमान के, नैतिकता के, ईमानदारी के कितने मजबूत हैं। अबीबा जो कह रही हैं, आप सोचिए कि ऐसे बच्चों का रास्ता अगर रुकता है बेईमानी से, भ्रष्टाचार के कारण, तो ऐसी व्यवस्था और ऐसी सरकार को लानत है। एक बच्ची बोल रही है कि पैसा दे करके अगर नौकरी करनी पड़े तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर बेईमानी करती रहूँगी, क्योंकि फितरतन में बेईमान हूँ। इस एक बेईमान सिस्टम के साथ लड़ाई इन बच्चों की है, और ईमानदारी और ईमान और नैतिकता, आप देखिए इस बच्ची के साथ कि कितनी भरी पड़ी है। बाकी जो बहन और दोनों भाई हैं वो भी बार बार ऐसे ही हताश निराश होते रहते हैं, खाली हाथ लौटते हैं। सबके साथ ही ऐसा ही है। झारखंड में पैदा लेना ही एक अभिशाप बन गया है। झारखंड में जो भी बच्चे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, समझो कि वो बेकार कर रहे हैं। उन्हें ये सारी चीज़ों से हट करके किसी मजदूरी के काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ में उसे फ्यूचर दिखाई देगा, लेकिन जेएसएससी और जेपीएससी में फ्यूचर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इतना खोखला है ही। यहाँ पे
जॉब के लिए मतलब सपना जैसा लगता है, इतना बड़ा सपना कि सच में जॉब होगा, सच में ये चीज़ पूरा होगा, जबकि उतनी बड़ी बात नहीं है। आप प्रिपरेशन करोगे, पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें गेन करने के बाद आपके पास वो काबिलियत होगी तो क्यों नहीं होगा जॉब। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक लंबा सपना लगता है, 7-8 साल के बाद वो भी मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। घर में मम्मी पापा हैं, बाकी भी नाते रिश्तेदार गांव के लोग होते होंगे। अभी बात चूँकि पढ़ने में बहुत अच्छी रही पहले से ही, तो उनकी अपनी उम्मीदें होती होंगी। अब जब लौटती हो तो वो जो पहले आंखें उम्मीद से देखती थी, उन आंखों में कुछ बदलाव दिखता है? जी बिल्कुल बदलाव दिखता है, क्योंकि पहले उम्मीदें मेरे फैमिली को तो थी ही, फैमिली तो हालांकि अभी भी मेरी सपोर्टिव है, लेकिन जो गांव वालों की उम्मीदें थी मुझसे, वो चीज़ कहीं ना कहीं अब मुझे वो चीज़ नहीं दिखती है। तो इस चीज़ का मुझे दुख होता है बहुत ज़्यादा कि उनको कितना भरोसा था हबीबा पे, इतना भरोसा, मतलब जो फैमिली वाले भरोसा करते हैं, मेरे भैया वाले भरोसा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा मेरे गांव वाले मुझ पे करते थे। लेकिन अभी तक से मैं जॉब नहीं ले पाई, तो फिर उनका उम्मीद कहीं ना कहीं टूट गया, उनका भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया। तो मुझे इस बात की गिल्ट हमेशा होती है कि मैंने सबका भरोसा जैसे तोड़ दिया हो। ये चीज़ मुझे बहुत खलती है। जबकि गिल्ट फीलिंग की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अबीबा के चलते, अबीबा के भीतर ये जो ग्रंथि है, जिसको आप कहते हैं कि अपराध बोध, कि मैंने नहीं किया, उसकी वजह अबीबा नहीं है, उसकी वजह सिस्टम है, उसकी वजह वहाँ नौकरी को बेचने वाले लोग हैं, उसकी वजह कई तरह के ऐसे सौदागर हैं जो बाज़ार में घूम करके नौकरियों का सौदा करते हैं। और अबीबा की तरह के जो काबिल और मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, और उनको लगता है कि मेरा गांव, हम अब जब भी लौटते हैं तो वैसे नहीं देखता है। और यह बात बहुत खलती है। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं आया तो था कि चलो घूम करके आते हैं। अबीबा से ऐसे ही बात कर रहा था, तो बात करते करते मुझे लगा कि नहीं, बात तो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। लेकिन आप एक बंद गली के मकान की तरह हो जाते हैं, कोई रास्ता दिखता नहीं है। और इनका जो पूरा आंदोलन है कि भाई जब तक तुम्हारा सिस्टम बदलता नहीं है, अभी भाई ये सुकून तो हो जाएगा ना कि सिस्टम ठीक है, तो मैं काबिल नहीं थी तो शायद नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में तो लगातार बात चुभती रहती होगी। जी बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती है, क्योंकि सिस्टम ही यहाँ पे खोखला है, सिस्टम ही ख़राब है। तो इस चीज़ की मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूँ कि मुझे तसल्ली थोड़ी सी मिलती है कि मेरे में काबिलियत है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सक रही हूँ। यहाँ पे सिस्टम ख़राब है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इस सिस्टम को चेंज कर दूँ, बदल दूँ, क्योंकि बदलने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने इस बार ठान के यहाँ पे आया है, घर से कफन बांध के निकली हूँ कि जब तक से इस चीज़ को मैं रिफॉर्म ना कर लूँ, सुधार ना लूँ, तब तक मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने काबिलियत पे शक हो रहा था बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ का मैं सफाया करूँ पूरी जड़ से, इसलिए मैं इतना यहाँ पे डटी हुई हूँ, इसलिए मैं अनशन तक करने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, अनशन कर रही हूँ यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को मुझे सफाया करना है, उसके बाद मुझे एग्ज़ाम में बैठना है और करके दिखाना है कि हाँ मैंने ये कर दिखाया। एक बच्ची जिसके 2 भाई 1 बहन यहीं हैं सामने, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और सीने में जो आग है वह भी आप लगातार महसूस कर रहे होंगे। इस सिस्टम जब तक इसमें रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ नहीं होता है। मेरी काबिलियत मेरी है, अगर सब कुछ ठीक है, मेरा नहीं होता है, तो मुझे इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि यार मैं काबिल था, नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाया। लेकिन जब ये इतने छेद खुले पड़े हैं, तो लाजमी है कि अपनी काबिलियत पर अंदेशा करने वाली लड़की जो है ना, वो मानती है कि नहीं, मेरी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, इस सिस्टम पर सवाल है, और इस सवाल का जवाब यहाँ से ढूंढ करके ही जाऊँगी, वो बदलाव करके ही जाऊँगी, सर पे कफन बांध करके घर से निकलूँ। हालात कितने विस्फोटक हो गए हैं, इसका अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। मैं अबीबा को बहुत परेशान नहीं करना चाहता हूँ, और रात का 1 बजने को है, सोने का वक्त है बच्चों का। मैं भी बात करने निकला नहीं था, लेकिन बात करते करते आप भी थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। गांव को लौटता रास्ता, बस्ती के लोग, मोहल्ले के मकान, जाने पहचाने चेहरे, उन चेहरों पर जो रौनक रहा करती थी वो धीरे धीरे लौटती सी भी दिखती है। तो बहुत कुछ है जो खलता है, और कभी कभी आदमी चाहने के बाद भी लौटना नहीं चाहता है। क्या लौटें, क्या लेकर लौटें, क्या जाके कहें, कैसे कहें, जबकि इन सब की वजह वो नहीं है। इन सब की वजह ये सिस्टम, ये इम्तिहान लेने वाला आयोग, बैठे हुए लोग, ये सारे के सारे हैं। कल फिर सुबह होगी, एक रात कटेगी, सुबह एक नई उम्मीद के साथ चलती है, आदमी फिर नए सफ़र पर निकलता है, और हर रात की कोई न कुछ सुबह होती है। तो इन लोगों के आंदोलन की, संघर्ष की, सब्र की जो ये अंधेरी रात है, इसकी भी सुबह होगी। और अबीबा जैसे बच्चे जो हैं इसी सुबह के इंतज़ार में अपना सब कुछ झोंके हुए हैं। चलते चलते अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। मैं कहना चाहूँगी इस राज्य के अभ्यर्थियों को कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, आप अपनी सहभागिता यहाँ पे दर्ज कराइए। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक बेटी हूँ, एक महिला हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डट के खड़ी हूँ। किसके लिए खड़ी हूँ? खुद के लिए भले ही खड़ी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए भी खड़ी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपने हक़ के लिए यहाँ पे सामने आइए। आप लोग ऐसे घर पे मत रहिए। और मैं कहना चाहूँगी कि आप झारखंड की शेरनियाँ हो, शेरनियाँ घर पे रह के क्या करेगी? अपनी दहाड़ यहाँ आकर के दिखाओ। धन्यवाद।